प्लेटिनम क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। हम लोग वर्णमाला पढ़ रहे थे और आज हमारा तीसरा क्लास है। इससे पहले की क्लास में हम लोग स्वरों का वर्गीकरण देख चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे अयोगवाह एवं व्यंजन के बारे में। ठीक है, तो आप सभी को एग्जाम का डेट पता ही होगा, तो हम लोगों के पास समय बहुत कम है। ठीक है, तो आप लोग जितना मेहनत करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। हमारा कार्य है कि हम डेली एक एक वीडियो अपलोड करते रहें आप लोगों के लिए, और आपका काम है कि आप उसे देखिए, मेहनत करिए और ज्यादा से ज्यादा मेहनत करिए ताकि आप सफलता को प्राप्त कर सके। ठीक है, तो आज का हम लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। वर्णमाला में हम लोग स्वरों के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, स्वरों के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे अयोगवाह और व्यंजन। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं और आज पढ़ेंगे हम अयोगवाह और व्यंजन। ठीक है, तो पहले देखते हैं हम अयोगवाह को। ठीक है, अयोगवाह किसे कहते हैं? अगर इस शब्द को आप ध्यान से देखें तो ये शब्द ही आपको बता रहा है क्या, अ और योग, यानी कि योग ना हो। अ मतलब नहीं, योग नहीं हो। किसमें? तो वर्णों में। अयोगवाह वे ध्वनियां हैं जिनका किसी भी वर्ण से योग नहीं होता है। जैसे देखिए, अगर हम शब्द लिख रहे हैं अंत, अंत में देखिए ये अनुस्वार लगा है, इस वर्ण से इसका योग हो रहा है? नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर हम एक शब्द लिख रहे हैं अतः, यहां पे हमने विसर्ग लगाया हुआ है। अब देखिए इसका कहीं से भी योग हो रहा है? इससे नहीं हो रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? अयोग। अयोग यानी कि जिसका योग ना हो। ठीक है, तो अयोगवाह वे ध्वनियां हैं जिनका किसी भी वर्ण से योग नहीं होता है। ठीक है, अयोगवाह कौन कौन होते हैं? तो अयोगवाह आपके दो होंगे। कौन? एक होता है अंग और दूसरा आ। दूसरा क्या होता है? आ। ठीक है, नाम अगर देखा जाए इसका नाम क्या है, तो इसका नाम होता है अनुस्वार। इसको कहते हैं अनुस्वार और दूसरे को विसर्ग। ठीक है, इसका नाम है अनुस्वार और इसका नाम है विसर्ग। ठीक है, अगर घोषत्व की बात करें तो ये क्या है? सघोष है। ठीक है, और ये क्या है? ये भी सघोष है। सघोष क्या होते हैं? ठीक है, ये अभी हम जब व्यंजन का वर्गीकरण पढ़ेंगे तो उसमें हम चर्चा करेंगे कि सघोष क्या होते हैं और अघोष क्या होते हैं। ठीक है, अभी बस इतना समझिए कि अनुस्वार और विसर्ग दोनों क्या होते हैं? दोनों सघोष होते हैं। ठीक है, अगर प्राणत्व की बात की जाए तो अनुस्वार जो है वो अल्प प्राण होता है और विसर्ग जो है महाप्राण होता है। ठीक है, अगर हम उच्चारण की बात करें कि इसका उच्चारण कैसे करते हैं, तो इसका उच्चारण देखिए ये भी होता है य
ये भी हो जाएगा। ठीक है, अनुस्वार का उच्चारण क्या क्या होता है? अंग, य, ण, न और म। ठीक है, और इसका उच्चारण कैसे करते हैं? आह, ऐसे। ठीक है, तो अनुस्वार क्या होते हैं? सघोष होते हैं। ठीक है, अनुस्वार क्या है? सघोष है, और विसर्ग भी क्या है? सघोष है। ठीक है, अनुस्वार अल्प प्राण है, विसर्ग महाप्राण है। ठीक है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो अयोगवाह के बारे में इससे ज्यादा नहीं जानना है, इतना पर्याप्त है आपके लिए कि देखिए इसको कहते हैं अनुस्वार और इसको कहते हैं विसर्ग। ठीक है, प्रश्न ऐसे आएगा कि अनुस्वार होते हैं सघोष या फिर अघोष, तो आप बताएंगे सघोष होते हैं। ठीक है, विसर्ग भी सघोष होता है। अनुस्वार अल्प प्राण होता है, विसर्ग महाप्राण होता है। सघोष और अल्प प्राण महाप्राण क्या होते हैं, ये अभी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, उच्चारण क्या होता है? तो अनुस्वार का उच्चारण होता है अंग, य, ण, न और म। ठीक है, अलग अलग जगह पे अलग अलग उच्चारण होता है। ठीक है, लेकिन विसर्ग का उच्चारण एक ही होता है, क्या? आह। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं व्यंजन के बारे में। व्यंजन किसे कहते हैं? तो जब स्वर की परिभाषा हम लोग पढ़े थे तो उसमें हम लोग पढ़े थे कि मुख से निकलने वाली हवा को किसी भी बाधा का सामना नहीं करना पड़ता है, जबकि व्यंजन में क्या होता है कि जो मुख से निकलने वाली हवा है उसको मुखांगों की बाधा का सामना करना पड़ता है। अर्थात कह सकते हैं कि जो हमारे मुखांग है, मुखांग से तात्पर्य मेरा कंठ हो गया, तालु हो गया, मूर्धा हो गया, ओष्ठ हो गए, ये सब क्या है? मुखांग है। तो जब व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो हमारे मुखांग परस्पर स्पर्श करते हैं। ठीक है, तो जब व्यंजन का अगर हम भेद देखें तो स्वरों की तरह इसका भी अलग अलग आधारों पे अलग अलग भेद होते हैं। जैसे एक हो जाएगा उच्चारण स्थान के आधार पर, दूसरा हम भेद देखेंगे प्राणत्व के आधार पे, तीसरा भेद देखेंगे हम लोग घोषत्व के आधार पे, और चौथा हम लोग भेद देखेंगे प्रयत्न के आधार पे। ठीक है, एक चीज और छूट गया, उसको भी जान लेते हैं। जैसे हम लोग जब स्वर को पढ़ रहे थे तो उसमें हमने पढ़ा था कि स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो हमने बताया था कि स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। ठीक है, वैसे ही व्यंजनों की संख्या कितनी होगी? अयोगवाह का तो देख चुके हैं, अयोगवाह सिर्फ 2 ही होते हैं, अनुस्वार और विसर्ग। व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? पहले संख्या पे चर्चा कर ले, फिर हम चर्चा करेंगे इसके भेद पे। तो व्यंजन एक बार लिखते हैं हम, इधर देखिए साइड में, जैसे क, ख, ग, घ और अंग। देखिए यही हमारे क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। इनकी संख्या कितनी है तो देखा जाए, यहाँ 5, 10, 15, 20, 25 और 4 ये हैं, 25, 4,
29, 29 4 33। तो टोटल संख्या कितनी हो गई? 33। तो व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33, 33। ठीक है, तो संख्या समझ लिए। स्वर की संख्या 11, अयोगवाह की संख्या 2 और व्यंजन की संख्या 33, 33 होते हैं। ठीक है, तो संख्या क्लियर हो गया। अब हम पढ़ते हैं इसके भेद। ठीक है, तो उच्चारण स्थान के आधार पर भेद। देखिए, फिर से लिखना पड़ेगा, फिर से लिखते हैं। फॉर्मा हो जाएगा। अब देखिए, सबसे पहले आता है उच्चारण स्थान में, हम आपको बताए थे कि सबसे पहले क्या आता है? हमारा कंठ आता है। फिर कंठ के बाद जो हमारे मुखांग है वो कौन से हैं? तालु। तालु के बाद मूर्धा आता है, मूर्धा के बाद दंत, फिर ओष्ठ। ठीक है, ओष्ठ। अब देखिए, वर्णों को इसी क्रम में रखा गया है। ठीक है, जैसे ये जो है क ख ग घ अंग, सबका उच्चारण कंठ से हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? कंठ व्यंजन। ठीक है, ये क्या है? कंठ व्यंजन। ठीक है, उसके बाद क्या आ रहा है? तालु आ रहा है, तो इसको बोलते हैं क्या? तालव्य। तालव्य व्यंजन। ट ठ ड ढ ड। जिह्वा कहाँ स्पर्श हो रहा है? मूर्धा पे है, तो इसको क्या बोलेंगे? ये हो गया हमारा क्या? मूर्धा, तो मूर्धन्य व्यंजन। ठीक है, उसके बाद देखिए त थ द ध, सबका उच्चारण किससे हो रहा है? तो दांत, तो इसको क्या बोलेंगे? दंत्य व्यंजन। फिर क्या होगा? प फ ब भ म, ये आपका क्या है? ये आपके ओष्ठ हैं। ठीक है, तो इसी आधार पे वर्णों को रखा गया है। क्रम क्या है? उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान के अनुसार ही इसको रखा गया है। ठीक है, अब देखिए, अभी जब वर्ण पढ़ रहे थे तो और पढ़े थे, क्या क्या था नीचे? अब देखिए, इतना तक तो लिख लिए। इसके बाद हम य, र, ल और व। ठीक है, और क्या था? श, स और हा। इसको कैसे सेट करेंगे? देखिए, हम आपको याद करने का तरीका बता रहे हैं कि कैसे हम आपको याद रहेगा। आप इसको यहां से लिखना स्टार्ट करिए। या, रा, ला, वा। देखिए, लिखने को तो हम तुरंत लिख देंगे, लेकिन आपको ऐसे लिखे कि आपको याद भी रहे। ठीक है, तो आप या को यहां से लिखना स्टार्ट करिए, एक छोड़ के दूसरे से। या, रा, ला और वा। ठीक है, ये लिख दिए। अब यहां से आप व को हटाइए। ठीक है, 3 ही लिखिए। अब श को भी लिखिए, यही से लिखना है आपको। श, श और सॉरी स और ये। ठीक है, ये 3 हो गए, इसको मिटा देते हैं।
ध्यान से देखिएगा। अब आपका क्या बचा, ह और व, ये तीनों लिख चुके हैं, य र ल, ठीक है। एक छोड़ करके दूसरे से लिखना है, य र ल। स तालव्य स, मूर्धन्य स और दंत्य स, यहां से लिखेंगे, नाम से ही पता चल रहा है। स, फिर ऐसे लिखने के बाद अब आपका बचा व और ह, तो ह को लिखिए सबसे ऊपर, ठीक है, और व को छोड़ दीजिए, व को लास्ट में देखेंगे, ठीक है। इसके बाद आएंगे आपके दंतोष्ठ। दंतोष्ठ, दंतोष्ठ में क्या हो जाएगा, व, क्योंकि व का जब उच्चारण करते हैं तो दंत और ओष्ठ दोनों का स्पर्श हो रहा है, ठीक है, तो व को क्या बोलेंगे, दंतोष्ठ, ठीक है। अब देखिए क ख ग घ अंग, सबका उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है, फिर इसका तालव्य है और इसका मूर्धा है, दंत है और ये ओष्ठ है, ठीक उसी क्रम से जैसे यहाँ पे हम बना करके दिखाए थे, ठीक है। और वह क्या होगा, वह दंत्योष्ठ होगा। एक चीज आप ध्यान दीजिए कि इसका उच्चारण क्या है, कंठ है, इसका तालु है, इसका मूर्धा है, इसका दंत है और इसका ओष्ठ है। और इससे पहले हम जब अयोग वाह पढ़ा रहे थे तो बता रहे थे कि अनुस्वार का उच्चारण कैसे करते हैं, ऐसे, ठीक है। और उच्चारण स्थान इसका देख लिया जाए तो इसका क्या है, नासिका, नासिका मतलब नाक, और इसका क्या है, कंठ। अह का उच्चारण आप कंठ से करते हैं और अनुस्वार का उच्चारण नासिका अर्थात नाक से करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए इनको एक बार फिर से लिखते हैं, न और मा, ठीक है। इसका उच्चारण स्थान क्या होगा, नासिका। अब देखिए नासिका तो है ही, लेकिन कंठ भी तो है, इसका भी नासिका है लेकिन तालव्य भी है, इसका क्या है, नासिका है लेकिन मूर्धा भी है, और इसका नासिका है और दंत भी है, और म का नासिका है और ओष्ठ है। तो इन सब का उच्चारण स्थान दो जगह से है, ठीक है, इनका उच्चारण दो स्थानों से हो रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम द्विस्थानीय, द्विस्थानीय, ठीक है। तो अंग, य, ण, न और म, ये सब क्या है, द्विस्थानीय है, ठीक है। तो उच्चारण स्थान के आधार पे इसका वर्गीकरण हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। अब दूसरा हम वर्गीकरण देख रहे हैं, किसके आधार पे, दूसरा देखेंगे हम प्राणत्व के आधार पे, ठीक है, प्राणत्व के आधार पे व्यंजन के भेद। तो प्राणत्व के आधार पर व्यंजन के कितने भेद हो जाएंगे, दो। प्राणत्व के आधार पर व्यंजन के कितने भेद हो जाएंगे, दो। कौन कौन से, एक होगा आपका अल्प प्राण, दूसरा होगा आपका महाप्राण, ठीक है। अल्प प्राण किसे कहते हैं, देखिए प्राण का अर्थ होता है वायु, मुख से निकलने वाली वायु, या फिर इसको श्वास कह सकते हैं, श्वास, ठीक है। तो जिसमें श्वास की मात्रा कम लगे वो क्या होंगे, अल्प प्राण, यहां पे लिख सकते हैं इसे, या फिर ऐसे लिखिए,
इसमें जो मुख से निकलने वाली हवा होती है वो कम होती है, ठीक है, और इसमें जो मुख से निकलने वाली हवा होती है वो ज्यादा ज्यादा होगी, ठीक है। ऐसे लिख लीजिए, श्वास या हवा, ठीक है, श्वास या हवा। इसमें अल्प प्राण में कम होगा, महाप्राण में ज्यादा होगा, ठीक है। तो अल्प प्राण कौन कौन से होंगे? देखिए ऐसे लिखेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, इसको बोलेंगे चौथा, और ये होगा पांचवा। तो ये पहले वाला, ठीक है, तीसरे वाला और पांचवे वाला क्या हो जाएगा आपका? अल्प प्राण। तो देखिए कितना है संख्या, 1 2 3 4 5, 5 इसमें है, 5 इसमें है, 10 और 5 इसमें 15, तो टोटल कितने हो गए? 15। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं 1 3 और 5। इसका मतलब क च ट त प, ठीक है, यानी पहले वाला वर्ण और ये तीसरे वाला और ये पांचवा वाला, ठीक है। और प्लस इसमें हो जाता है अंतस्थ, अंतस्थ यानी कि य र ल व, ठीक है। तो टोटल वर्ण कितने, टोटल व्यंजन कितने हो गए? 15 और 4 19, ठीक है। इधर देखा जाए तो कौन सा बचा आपका? दूसरा और चौथा, ठीक है, और प्लस ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं? स, मूर्धन्य स, दंत स और हा, ठीक है। तो ये हो जाएंगे कितने? 10 और ये हो जाएंगे कितने? 4। टोटल कितने हो गए? 14। अब देखिए अगर वर्णों की बात की जाए, वर्ण, वर्ण का मतलब क्या हो गया? स्वर और व्यंजन सब मिला करके। तो वर्ण कितने हो जाएंगे? 19 व्यंजन हो गए, प्लस 11 क्या हो गए? स्वर हो गए आपके, 11 स्वर, और प्लस अनुस्वार। टोटल संख्या कितना हो गया? 19 और 11 कितना हो गया? 30। 30 अनुस्वार एक होता है, तो कितने हो गए? 31। टोटल वर्णों की संख्या कितनी हो गई? 31। वैसे ही इसमें देखेंगे व्यंजन और प्लस सारे स्वर तो इसमें चले आए हैं, ठीक है, अनुस्वार भी आ गया, बचा क्या? विसर्ग। तो व्यंजन कितने हैं? 14। 14 प्लस 1 कितना हो गया? टोटल 15, ठीक है। तो इसमें वर्णों की संख्या, वर्णों की संख्या कितनी हो गई? 15। और इसमें वर्णों की संख्या 31, ठीक है। तो ये प्राणत्व के आधार पे भेद हो गया, 1 3 5 2 4, ठीक है। अल्प प्राण में आपके अंतस्थ आ जाएंगे और महाप्राण में ऊष्म व्यंजन आ जाएंगे। ऊष्म व्यंजन कौन कौन होते हैं? तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह। अंतस्थ में य, र, ल और व आ जाएंगे, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं घोषत्व के आधार पे व्यंजन के भेद। घोषत्व के आधार पर भी व्यंजन के दो भेद होंगे, ठीक है।
एक होगा घोष या सघोष और दूसरा अघोष। ठीक है, घोष या फिर इसी को कह सकते हैं सघोष। ठीक है, और दूसरा क्या होगा अघोष। ठीक है, सघोष में क्या आएंगे, सघोष में आपके तीसरा, चौथा और पांचवा। ठीक है, तीसरा, चौथा, पांचवा तात्पर्य क्या है, जैसे लिख रहे हैं क, ख, ग, घ और अंगा। ठीक है, च, छ, ज, झ और या। तो ये 1 2 3 4 और ये होंगे 5। तो ये तीसरा वाला, चौथा वाला और पांचवा वाला ये आपके क्या होंगे, ऐसे ही और नीचे भी है आगे। ठीक है, तो ये आपके हो जाएंगे सघोष। प्लस इसमें क्या हो जाएगा, प्लस इसमें आपके अंतस्थ आ जाएंगे। ठीक, अंतस्थ प्लस जो उष्म है, उष्म में क्या आते हैं, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह। तो ह को इसमें लिखेंगे। ठीक है, ह क्या हो जाएगा, सघोष हो जाएगा। टोटल कितने हो गए आपके, 15 ये हो जाएंगे, अंतस्थ 4 हो जाएंगे और प्लस ह 1 है। टोटल कितने हो गए, 20। यानी व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई, व्यंजन आपके 20 हो गए। ठीक है, वैसे इसमें देखते हैं बचा क्या यहाँ पे, ये पहला वाला और दूसरा वाला। तो पहला और दूसरा प्लस उष्म, उष्म में क्या ह इधर आ गया तो बचा क्या, तीनों सब बच गए। ठीक, कितना हो गया ये आपके हो गए 10 और ये हो गए आपके 3। टोटल कितने हो गए, 13। ठीक है, तो व्यंजन कितने हो गए, 13। यानी कि पूरे अघोष व्यंजन कितने हैं, 13 है पूरे, यानी कुल सघोष व्यंजन कितने हैं, 20 है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। अच्छा, टोटल वर्ण अगर देखें इसमें तो टोटल वर्ण कितने हो जाएंगे, तो देखिए 20 तो व्यंजन हो गए आपके। ठीक है, और सारे स्वर क्या होते हैं, सारे स्वर सघोष होते हैं। ठीक है, तो 11 स्वर हो गए और जो 2 अयोगवा हैं वो भी क्या होते हैं, वो भी सघोष होते हैं। ठीक है, लिखवाए हैं, देखिए लिखवाए है ना, सघोष ये भी होते हैं, सघोष ये भी होता है, दोनों सघोष होते हैं। तो अयोगवा क्या होते हैं, सघोष होते हैं। तो प्लस 2 उसको भी लिख दे, तो टोटल कितने हो गए हमारे, 31 2 33। अब देखिए अयोगवा और स्वर इसमें जुड़ गए तो इसमें कुछ बचा ही नहीं। ठीक है, तो वर्ण इसमें क्या हो जाएंगे, 13 ही रहेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा घोषत्व के आधार पे व्यंजनों के भेद। 2 ही भेद होते हैं, सघोष और अघोष। सघोष किसे कहेंगे, तो घोष का अर्थ होता है कंपन, यानी जिनके उच्चारण में, ठीक है, स्वर तंत्रियों में कंपन हो वो क्या कहलाएंगे, सघोष कहलाएंगे। और जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है वो क्या कहलाएगा, अघोष कहलाएगा। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम अगला वर्गीकरण देखते हैं प्रयत्न के आधार पर। तो प्रयत्न के आधार पे व्यंजनों के कितने भेद होते हैं, 8 होंगे। देखते हैं कौन कौन। एक होगा आपका स्पर्श व्यंजन, दूसरा होता है
स्पर्श संघर्षी व्यंजन। तीसरा होगा अंतस्थ व्यंजन। चौथा होगा आपका अर्धस्वर। ठीक है। पांचवा होगा प्रकंपित स्वर। छठवा होगा पार्श्विक स्वर, व्यंजन, ये व्यंजन होगा। ठीक है, ये स्वर सही है, पार्श्विक व्यंजन। ठीक है। सातवां होता है क्या, ऊष्म व्यंजन। और आठवां हो जाएगा उच्छिप्त, या फिर इसी को क्या कहते हैं, द्विगुण, या फिर इसी को क्या कहते हैं, विकसित। ठीक है। तो प्रयत्न के आधार पे व्यंजन के कितने भेद हो गए, 8। एक स्पर्श व्यंजन, ठीक है, स्पर्श संघर्षी, अंतस्थ, अर्धस्वर, प्रकंपित, पार्श्विक, ऊष्म और उच्छिप्त। अब देखिए इसको एक एक करके समझते हैं। यहां पे फिर से लिखना पड़ेगा हमको। ठीक है। अब देखिए स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं, जिनके उच्चारण में मुखांग पूर्ण रूप से स्पर्श करे वो स्पर्श व्यंजन हो जाएंगे। तो ये हमारे क्या हो गए, स्पर्श व्यंजन। कितने हैं, संख्या इसकी है 25। ठीक है। ये क्या हो गए हमारे, क से लेकर के म तक के सारे व्यंजन स्पर्श व्यंजन होंगे। ठीक है। दूसरा स्पर्श संघर्षी, जिनके उच्चारण में मुखांग स्पर्श भी करे और क्या करे, संघर्ष भी करना पड़े, उच्चारण के लिए संघर्ष भी करना पड़े। तो ये हमारे 4 वर्ण जो हैं वो क्या हो जाएंगे, स्पर्श संघर्षी। ठीक है। अंतस्थ क्या होंगे, य र ल व, इन चारों को क्या कहते हैं, अंतस्थ। तो स्पर्श संघर्षी भी 4 हुए, च छ ज झ। अंतस्थ भी कितने हो गए हमारे, 4 हो गए। कौन कौन, तो य र ल और व। अर्धस्वर किसे कहते हैं, तो अर्धस्वर कहते हैं य और व को। क्यों कहते हैं, तो देखिए हम परिभाषा आपको बताए थे स्वर में कि स्वर के उच्चारण में क्या होता है कि मुखांग स्पर्श नहीं करते हैं, व्यंजन में क्या होता है कि मुखांग हमारे स्पर्श करते हैं। तो य और व ऐसे व्यंजन है कि जिनका उच्चारण करते हैं तो हमारे मुखांग न के बराबर स्पर्श करते हैं, अर्थात बहुत कम स्पर्श करते हैं। यानी कि इसमें लक्षण किसका है, स्वर वाला ज्यादा लक्षण है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, अर्धस्वर कहते हैं। मतलब आधे क्वालिटी इसके पास स्वर का है और आधा क्वालिटी व्यंजन का है, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, अर्धस्वर। ठीक है। तो याद रखिए यहां से प्रश्न आता है य और व, ये क्या है, दोनों अर्धस्वर। ऑप्शन आएगा आपके पास, ऐसे प्रश्न पूछेगा कि निम्नलिखित में अर्धस्वर है। ठीक, 3 इसमें से देगा और इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन देगा। ठीक है, या फिर दोनों ऑप्शन इसमें से भी दे दे, ऐसे करके दे दे। पहला आपका ऑप्शन दे दे ऐसे प, दूसरा ऑप्शन दे दे य, तीसरा ऑप्शन दे दे व, चौथा ऑप्शन दे दे कि विकल्प 2 और 3 दोनों। ठीक है,
तो आपको याद होना चाहिए कि अर्धस्वर कौन कौन होते हैं, य और व। ठीक है, क्यों होते हैं? क्योंकि इसके अंदर जो क्वालिटी है, जो लक्षण है इसका, वो किसका है? स्वर जैसा है, इसलिए हम इसको अर्धस्वर कहते हैं। ठीक है, तो स्पर्श व्यंजन समझ में आया कि वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय हमारे मुखांग पूर्ण रूप से स्पर्श करते हो उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इसकी संख्या कितनी होती है? 25 होती है। क से लेकर के म तक के सारे व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहलाएंगे। ठीक है, अब देखिए स्पर्श संघर्षी वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय मुखांग स्पर्श भी हो और संघर्ष का सामना भी करना पड़े, जैसे च, छ, ज और झ। ठीक है, अंतस्थ क्या होंगे? तो य, र, ल, व को क्या बोलते हैं? अंतस्थ बोलते हैं। ठीक है, अर्धस्वर किसको बोलेंगे? य और व को अर्धस्वर बोलेंगे। ठीक है, 4 क्लियर हो गया। अब देखिए प्रकंपित व्यंजन किसे कहते हैं? तो प्रकंपित, अगर प्रकंपित शब्द पे हम ध्यान दें तो प्र, कंप और इत 3 से मिलकर बना है। प्र धन कंप धन इत। ठीक है, प्र मतलब आपका हो जाएगा ज्यादा। ठीक है, कंप मतलब कंपन, कंपन, और इत का मतलब हो जाएगा युक्त। ठीक है, मतलब ज्यादा कंपन से युक्त हो तो क्या हो जाएगा? प्रकंपित। तो र हमारा क्या होता है? प्रकंपित व्यंजन है। ठीक है, र क्या है? प्रकंपित व्यंजन। अगला है पार्श्विक व्यंजन। देखिए पार्श्व का अर्थ होता है बगल से। ठीक है, पार्श्व का अर्थ क्या होता है? बगल। ठीक है, तो वे व्यंजन जिनका जब उच्चारण करते हैं तो हवा जो है हमारे जिह्वा के पार्श्व भागों से अर्थात बगल से निकल जाती है, उसे पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। तो ल क्या है? पार्श्विक व्यंजन है, क्योंकि जब ल का उच्चारण करेंगे, आप उच्चारण करके देखिए, ल हमारे जिह्वा के दोनों साइड से, ठीक है, हवा बाहर निकल रही है, इसलिए ल को क्या बोलते हैं? पार्श्विक व्यंजन। ठीक है, ठीक। अब बचा ऊष्म व्यंजन, जिनका उच्चारण करते समय क्या होता है? ऊष्मा उत्पन्न होती है। ठीक है, वो क्या हो जाएंगे? ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन कौन कौन होते हैं? ये हमारे हो गए ऊष्म व्यंजन। ठीक है, ऊष्म व्यंजन ऐसे कर लीजिए, ये हमारे क्या हो गए? ऊष्म व्यंजन। ठीक है, 8वां है क्या? उच्छिप्त, द्विगुण अथवा विकसित। तो उच्छिप्त किसको कहते हैं? देखिए पहले समझिए विकसित। ठीक है, ये यहां पे देखिए, ये ड और ढ है। ठीक है, ड और ढ लिखे हैं, इसी को विकसित करके बनाया गया है। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? ड़ और ढ। विकसित क्यों कहते हैं? क्योंकि ड और ढ को विकसित करके बनाया गया है। उच्छिप्त क्यों बोलते हैं? उत मतलब होता है ऊपर और क्षिप्त मतलब नीचे। जब इसका उच्चारण करते हैं तो हमारी जिह्वा जो है पहले ऊपर जाती है और फिर झटके के साथ नीचे आती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? उच्छिप्त। ठीक है, उत और क्षिप्त दो के योग से बना है उच्छिप्त। उत मतलब ऊपर और क्षिप्त का अर्थ क्या होता है? नीचे। अर्थात जब उच्चारण करेंगे तो हमारी जिह्वा पहले ऊपर जाएगी और फिर झटके के साथ नीचे आती है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? उच्छिप्त व्यंजन बोलते हैं। ठीक है, द्विगुण क्यों बोलते हैं? तो द्विगुण के पीछे देखिए, द्विगुण बोलने के पीछे कारण यह है कि इसके 2 गुण होते हैं। जब इसका प्रयोग किसी शब्द के प्रारंभ में होता है तो वो नुक्ता रहित होता है। नुक्ता रहित का मतलब क्या हुआ? देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बताते हैं। हो गया? अब देखिए, एक होता है नुक्ता रहित,
रहित मतलब बिना नुक्ते का हो, जैसे क्या हो गया ड और ढ, और नुक्ता सहित जिसमें नुक्ता लगा हो, यानी कि ड़ और ढ। ठीक, जब किसी शब्द में अगर ड आएगा तो पहले आएगा, जैसे देखिए डमरू, ठीक है, या लिखिए ढक्कन। तो जब किसी शब्द में पहले प्रयोग होगा सबसे पहले, तो वो क्या होगा, नुक्ता रहित होगा। ठीक है, नुक्ता नहीं लगा है दोनों में। कोई भी शब्द ले लीजिए जो ड और ढ से स्टार्ट हो रहे हैं, वो पहले आएंगे, उसमें नुक्ता नहीं लगा रहेगा। लेकिन ये क्या है, किसी भी शब्द में पहले नहीं आ सकते हैं। ठीक है, कोई ऐसा शब्द बताइए जिसके प्रारंभ में ये हो, ऐसा कोई शब्द ही नहीं है। ठीक है, अब देखिए अगर हम लिखे पढ़ाई, अब देखिए पढ़ाई, ढ कहाँ आया है, बीच में आया है, पहले नहीं आ सकता। ठीक है, अगर हम लिखे सड़क, तो देखिए बीच में आया है, पहले नहीं आ सकता। ठीक है, तो इसके अंदर दो गुण है। कौन सा गुण, अगर पहले आएगा तो नुक्ता रहित रहेगा, नुक्ता नहीं लगा है। ठीक है, नुक्ता नहीं लगा है। और शब्द के बीच में आएगा तो नुक्ता सहित आएगा। ठीक है, तो इसके दो गुण होने के कारण इसको क्या कहते हैं, द्विगुण व्यंजन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और आप लोग मन से पढ़िए, मेहनत करिए, बाकी हम भी मेहनत करेंगे। ठीक है, आपका एग्जाम, आपको डेट पता ही है कि 11 फरवरी को आपका एग्जाम होने वाला है। तो आप लोग जितना मेहनत करना है मेहनत करिए, अपने सपनों को साकार करने के लिए आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। ठीक है, हम तो अपनी तरफ से अपनी पूरी मेहनत करेंगे, लेकिन आपको भी मेहनत करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।